हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आ गया हूं आपके सामने एक छोटा सा मगर इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि उसके बिना ना तो ये अर्थ रोटेट कर सकती है, ना तो मून रोटेट कर सकता है, ना ही कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर सकती है। आपको आइडिया लग गया होगा कि आज कौन सा टॉपिक चलने वाला है। जी हाँ, आपने सही गेस किया है। आज जो चलेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हमको भाई फोर्स पढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इससे पहले वीडियो में जिन्होंने भाई देखा है उनको पता होगा कि हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। उसमें हमने ये बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते थे। ठीक है, यानी कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती थी, जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चलती थी तो उसकी स्पीड नहीं बदलती थी, उसकी जो वेलोसिटी है हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहती थी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये डिस्टेंस हो गई r, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इधर है, और जैसे ही बॉडी यहाँ पे पहुंची और तुरंत वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई भैया, इधर की तरफ। इसको हम v1 मान लेते हैं, ये हो गई v2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन डेवलप होता था, तो इसलिए उसको बोल देते थे कि ये इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलते थे, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, देखो तो यहां पर जब कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन में चल रही है तो यहां पर एक ये एक्सेलरेटेड मोशन तो होता ही होता है, तो यहां पर एक एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है। वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, रेडियस, इसके सेंटर की तरफ होती है भैया। वो एक एक्सेलरेशन डेवलप होता है जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो रेडियस एक लॉन्ग सेंटर की तरफ होती है। उस एक्सेलरेशन को ही नाम दिया गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे होती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है वो कहलाता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है, सेंटर की तरफ होती है। अगर यहां पे कहें तो वो हो जाएगी सेंटर की तरफ। ठीक है, तो यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगी। क्वेश्चन मिल गया हमको, ये आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमको ये निकालना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, कितना होगा ये निकालना है। देखो यहां पर ये जो एंगल बना भाई, पहले बॉडी ये इसका सेंटर O मान लेते हैं, ये A है, ये B है। ठीक है, ये भाई ज्यादा दूर नहीं गई बॉडी, छोटा सा एंगल है, तो ये हम मान लेंगे जो एंगल है हमारा वो d थीटा है। ठीक है, d थीटा ये क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब ये छोटा है तो भैया ये जो AB आर्क होगी इसको हम क्या लिख देंगे, ds नाम लिख देंगे। ये यहां पर छोटा इसलिए लिए हैं कि जब हम ये छोटा सेगमेंट लेंगे तो AB को हम लोग एक कर्व्ड ना मान करके एक स्ट्रेट लाइन मान लेंगे। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे होंगे कि छोटा सा एंगल इसलिए लिए हैं कि जिससे हम लोग AB को कर्व्ड ना मान करके हम स्ट्रेट लाइन मान सके, इसलिए छोटा सा एंगल यहां पर हमने लिया है। तो यहां पर ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, यानी कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है इसका। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया भैया आपका एक छोटा सा फिगर बन गया। तो अब यहां तो सीधे सीधे दिख रहा है कि यहां पर डी थीटा एंगल बन रहा है, तो ये भी आर है तो ये भी आर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर वेलोसिटी को लेके बात करें, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन पढ़ना है तो वेलोसिटी को लेके बात करना पड़ेगा, तो अब ये दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो इनके बीच में एंगल कैसे बनेगा, कैसे निकालेंगे। देखो भैया, तो हम सबसे पहले कोई बाहर पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मान लेते हैं P, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब
यहां पर जो डायरेक्शन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में हमको वही डायरेक्शन बना देनी। जैसे ये देखिए ये ऊपर की तरफ है तो यहां पर भैया हम बना देते हैं इसको ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा v1, ठीक है। ये बना देते इधर की तरफ, यानी कि ये हो जाएगा इधर की तरफ। बिल्कुल जब आप नाप नूप के बिल्कुल जिस तरीके से स्केल उसके नाप करके बनाओगे तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका v2, ठीक है। तो यहां पर भैया ये जो एंगल आता है और ये जो एंगल आता है ये दोनों इक्वल आते हैं, सेम आते हैं। तो ये भी आपका क्या आता है डी थीटा, और यहां पे हम लोग ये बना देते हैं, ये आ जाता है चेंज इन वेलोसिटी। ये आ जाता है चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू और ये दे देते हैं आर, ठीक है। अब देखो जरा ये भी v1 है ये v2 है, तो हम जरा इस rq की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो रिजल्टेंट, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं यहां पे वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। ये वेक्टर इधर गया, इसके हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ और ये क्या हुआ, देखो जरा एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, इनके बीच में एंगल कितना है डी थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है आर, रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट होता तो कैसे लिखते थे, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेक्टर वाले में बता चुके हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखो जरा, तो ये हो जाएगा v2 का वेक्टर इज इक्वल टू आर क्यू प्लस v1। हमको आर क्यू निकालना है, तो आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, इसको हम लोग डेल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको मॉड अगर एम्पलीट्यूड में लिखो तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा वी, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो ये आ गया डेल्टा वी, क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिक्कत आ सकती है तो आपको ये फिगर ध्यान रखना है, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल दिया है। देखो यहां से अगर देखा जाए तो यहां से हमको पता है एज वी नो दैट डी थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर्क अपॉन रेडियस, तो हो जाएगा ds अपॉन r, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, यहां पे तो एंगल है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस लिख सकते हैं ना। तो यहां पर अगर हम कहें ट्रायंगल QPR, QPR, यहां से अगर देखो तो क्या ऐसा लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V। अब यहां पर हम इसको V1 V2 ना मान करके हम सिर्फ V मान लेते हैं, ठीक है। इसको V1 V2 ना मान करके सिर्फ V मान लेते हैं, तो क्या इसको लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V, ठीक है। इसको चाहे डेल्टा लिखो चाहे D लिख दो, बात एक ही रहती है। अब देखो डी थीटा की वैल्यू ये है, तो यहां से तो क्या आ जाएगा ds अपॉन r इज इक्वल टू, इसको dv लिख देते हैं v, ठीक है। अब चाहे इसको आप dv रखो चाहे डेल्टा रखो तो d रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। अब देखो जरा यहां पर मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। अब इस इक्वेशन को क्या करना है हमको, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देना है। देखो तो यहां लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे भैया, तो क्या आ जाएगा, तो ये देखिए 1 अपॉन r, तो हो जाएगा ds अपॉन dt, 1 अपॉन v dv अपॉन dt, ठीक है, क्लियर। ये क्या बन गया ds अपॉन dt, v आ गया, क्योंकि देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी तो आ गया। तो इसको हम क्या ले सकते हैं 1 अपॉन r, ये हो गया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी तो पहले से था,
इसको सही लिख दें, ये वेलोसिटी तो पहले से था। अब dv अपॉन dt ये एक्सेलरेशन आ गया, ये क्या आ गया भैया, एक्सेलरेशन आ गया। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये जो मेरा फॉर्मूला आया है यही आया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। सी मतलब सेंट्रीपिटल, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और एक रिलेशन आपने पढ़ा था V इक्वल टू आर ओमेगा, V इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां पर इस रिलेशन का यहां पे यूज कर सकते हैं। देखो भैया, तो AC इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ये कैंसिल आउट। तो यहां पर AC इक्वल टू क्या आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर। एक तो ये भी फॉर्मूला आ गया। देखिए कितने फॉर्मूले आते जाते हैं। ठीक है, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर मैंने किया कुछ नहीं, समरी ले लेते हैं एक बार। किया कुछ नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा यूज किया यहां पर। कैसे, सबसे पहले देखा कि बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में चलती है तो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर कितना होगी, सब हमने सिंबल बना दिए। फिर वेलोसिटी के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे वो मैंने यहां पर बना दिया कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P, यहां पर जिस डायरेक्शन में ये हैं उसी डायरेक्शन में हमने यहां पर बना दिया। ठीक है, यहां पर इस डायरेक्शन, देखिए ये V आपका इस डायरेक्शन में है तो यहां पर मैंने इस डायरेक्शन बना दिया। ये V2 इस डायरेक्शन में है तो V2 इस डायरेक्शन बना दिया। ठीक है, अब जो यहां पर एक वेक्टर में इधर की ओर खींच दिया क्योंकि ये दिखाएगा कि इस दोनों में चेंज कितना हुआ है। अब इसकी वैल्यू कैसे होगी, वैल्यू में इसकी हेल्प से, बिल्कुल देखो ये फॉर्मूला, ये फिगर डिट्टो एक ही जैसा है। मैं पढ़ा हूं इसको लेकिन आ गया मेरे सामने ये वाला। ठीक है, तो कैसे, तुरंत मैंने देख लिया कि आर ये वेक्टर के फॉर्म में थे तो आर इक्वल टू ए प्लस बी, तुरंत मैंने ये लिख दिया। ठीक है, यहां से मैंने निकाल दिया पी की आर क्यू, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी के बराबर। तो यहां पर जब हमको ये मिल गया तो यहां से सीधे हमको पता था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता था, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस के। तो यहां पर इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, और ये दोनों एंगल बराबर थे भैया तो यहां पर भी तो फॉर्मूला लगा सकते थे, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस वाला। ठीक है, तो यहां पर मैं फॉर्मूला वही लगा दिया। ठीक है, उसके बाद डेल्टा को चाहे डेल्टा लिखो चाहे डी लिखो, डी भी मतलब होता है स्मॉल वैल्यू और डेल्टा भी होती है स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दिया और ये तुरंत आंसर आ गया। ठीक, कोई डाउट, चलो आगे बढ़ चलते हैं भैया, डाउट नहीं होना चाहिए। देखो 3 वैल्यू हमारे पास आई, अभी एक बची हुई है। हमको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो इसको हम लोग 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। जरा वहां रख दो, तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। देख लो। ठीक है, तो एक वैल्यू भैया ये आ गई सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब 3 वैल्यू आ गए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की, तो सेंटीमीटर फोर्स की भी तो वैल्यू भैया 3 ही आएंगी। क्यों, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि जो बॉडी यहां पे घूम रही है उसका कुछ मास भी तो होगा। तो यहां पर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लेंगे। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। अब भैया देखो F इज इक्वल टू एम ए, तो एक बार एम ए ये रख देंगे, वी स्क्वायर बाई आर, तो एक बार फॉर्मूला ये बन गया। F इज इक्वल टू एम ये रख देंगे, तो आर ओमेगा स्क्वायर, एक बार फॉर्मूला ये बन गया। एक बार ये वैल्यू पुट कर दो, तो F इज इक्वल टू एम आर 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एक बार फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, ये भैया सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 फॉर्मूले आपके सामने आ गए, और सेंट्रीपिटल फोर्स के 2 नाम और भी हैं। कौन कौन से, इसी को भैया हम लोग नॉर्मल फोर्स भी बोलते हो, नॉर्मल फोर्स, और इसी को हम लोग रेडियल फोर्स भी बोलते हो, रेडियल फोर्स। क्यों, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स सेंटर होती है।
इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स सेंटर होती है। ठीक है, तो यहां पर टुवर्ड्स सेंटर, तो रेडियल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स तीनों एक ही हैं। ठीक है, तीन ये वैल्यू आ गए हमारे पास। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमको, ये तो था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था कि इसमें जो बॉडी चल रही थी स्पीड तो कांस्टेंट थी। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से आगे बढ़े तब हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म में तो हम लोग पढ़ लिए, यूनिफॉर्म में तो पढ़ लिए हम लोग, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में कैसे निकालेंगे वो जरा देख लेते हैं। देखो भैया, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल यही करना है। देखो बस फिगर थोड़ा सा बना देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहां पर भैया आपका इसको सब हम हटा देते हैं, अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए पढ़े थे, तो यहां पर निकाल लेते हैं थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म केस में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, यहां पर दो तरीके के एक्सेलरेशन वर्क करते हैं। एक एक्सेलरेशन वर्क करता है सेंटर की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन वर्क करता है टेंजेंट की डायरेक्शन में, एक एक्सेलरेशन वर्क करता है टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म से चलेगा तो नेट कैसे निकालेंगे, जो नेट एक्सेलरेशन होगा भैया वो भैया इस तरीके से ये हो जाता है ए, तो नेट ए एक्सेलरेशन नेट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होंगी, अंडर रूट AC की तो वैल्यू हम बहुत निकाल चुके, कोई भी वैल्यू रख दो, ओमेगा स्क्वायर आर प्लस जो ये होता है, तो इसको A इक्वल टू आर अल्फा कल हम लोगों ने प्रूफ कराया था, तो यहां से जाएगा आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा नेट A। ये वैल्यू हो गई भैया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलता है वो आपके सामने आ गया। ठीक है, तो देखा कि छोटा सा टॉपिक था लेकिन है कुछ नहीं उसके अंदर, लेकिन बहुत कुछ है। समझ में आ जाए तो कुछ नहीं है, नहीं है समझ में आए तो बहुत कुछ है। तो अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो उसको भैया घूमने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, अगर वो फोर्स उसको ना मिले तो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव ही नहीं कर सकती, चाहे वो अर्थ हो चाहे मून हो कोई भी हो। जब सन के चारों तरफ, जैसे ये है सन, ये है अर्थ, ये है अर्थ, ठीक है, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है तो उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो मिलता कहां से है, इन दोनों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है G कैपिटल M स्मॉल m अपन R स्क्वायर, तो वहां वो क्या प्रोवाइड करता है, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। चंद्रमा भी जब अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अगर वो प्रोवाइड नहीं हो पाता तो बेटा भैया वो नहीं चल सकती। एग्जाम्पल अब दे देते हैं, जैसे एक रस्सी से एक पत्थर को बांधिए, ऐसे घुमाइए, ठीक है, जब तक वो रस्सी पत्थर में बंधी रहेगी, मतलब पत्थर को वो रस्सी क्या कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है और धड़ाधड़ घूम रहा है। जरा एक बार रस्सी काट के देखिए, जिस समय रस्सी कट जाएगी वो उसी सेकेंड उस सर्कुलर पाथ को छोड़ करके सीधे चला जाएगा। ठीक है, तो ये है भैया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह यूज आता है। तो अब हम लोग आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो को में कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड होते हैं,
जो इम्पोर्टेंट भी हैं और उसमें हम लोग इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने देखो 3-4 फॉर्मूले बताए, है एक ही, लेकिन वो एक के अंदर से एक निकल के आ रहा है। तो हम लोग फॉर्मूले कैसे पहचानेंगे, कैसे हम लोग को यूज करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो भैया बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। जो लोग नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो मिलेंगी। ये मेरे गारंटी है, आपको इधर की उधर नहीं मिलेंगी, सीक्वेंस वाइज मिलेंगी और आपको एक विधिवत तैयारी होगी। ठीक है, तो भैया इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। टेक केयर एंड बाय बाय।